ठीक है, सामाजिक न्याय को लेकर के हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा था, अवधारणा को समझा था, डेफिनेशन भी समझी थी इसकी सामाजिक न्याय। और जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं विदेशी, उनको भी समझा था। अब बात कर लेंगे भारत की, भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारा भारत में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस इन इंडिया। तो दरअसल भारत में हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो दरअसल इसको मुख्यतः चार प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाओं पर ये टिका है। सामाजिक न्याय जो है भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाओं पर टिका है। ठीक है, चार प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाओं पर टिका है। 4 प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाओं पर टिका है। वो कौन कौन सी हैं 4 प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं भारत में, उनका जिक्र कर रहे हैं। पहला है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। पहले से पढ़ेंगे हम प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। ठीक है, प्राकृतिक न्याय। दूसरा पढ़ेंगे हम राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। तीसरा आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक न्याय। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। चौथा रहेगा हमारा कानूनी न्याय या विधिक न्याय, लीगल जस्टिस। कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस। तो ये 4 प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं हैं जो कि ये निर्धारित करती है कि भारत में सामाजिक न्याय का ढांचा कैसा है। अब इनको क्या है, एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की। तो जैसे ये जो न्याय की एक व्यवस्था है, ये अंग्रेजों की न्यायिक शक्ति से ही विकसित हुई है। किससे हुई है? अंग्रेजों की। भाई अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया कि नहीं? तो ये है अंग्रेजों की न्यायिक शक्ति से ही विकसित हुआ है। ठीक है, क्या? प्राकृतिक न्याय अंग्रेजों की न्यायिक शक्ति से ही विकसित हुआ है। इसका अर्थ क्या है? वैसे इसका अर्थ है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई भी न्यायाधीश किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात से बचने का प्रयास करे। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि कोई भी न्यायाधीश, न्याय की प्रक्रिया में कोई भी न्यायाधीश, इसका अर्थ है कि
न्याय की प्रक्रिया में कोई भी न्यायाधीश पूर्वाग्रहों, दूसरा पक्षपात, पूर्वाग्रहों, पक्षपात से बचने का प्रयास करें। इनसे क्या है, इनसे बचने का प्रयास करें। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? तो वो अंग्रेजों की न्यायिक शक्ति से ही विकसित हुआ। अर्थ क्या है इसका? तो जैसे न्याय की प्रक्रिया में एक न्यायाधीश को पूर्वाग्रह और पक्षपातों से बचना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के साथ, वो न्यायाधीश प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करेगा। जैसे प्रकृति का रूल नियम क्या होता है, जो प्रकृति है सब के लिए बराबर अपने रिसोर्सेज प्रदान करती है। जैसे सूर्य की अगर बात करें, चंद्रमा की बात करें, गैसों की बात करें, ऑक्सीजन सबको मिल रही है, जी रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी के साथ खिलवाड़ करना शुरू करोगे तो भाई वो तो बदला लेगा ही। तभी हम लोग तरस रहे हैं आज की बारिश नहीं हो रही है, बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो आप भी जिम्मेदारी हो ना इसमें। और कहीं जो है बाढ़ आ रही है, इतनी ज्यादा जो है बर्फ पिघल रही है, उसके लिए जिम्मेदार है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वो सब व्यक्ति के लिए, सब मानव के लिए बराबर है। क्या प्रकृति कहती, क्या सूर्य कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी रोशनी तुम नहीं लोगे, चिंटू पिंकी के लिए ऐसा? ऐसा तो नहीं है। या चांद जो है सिर्फ जो है पिंकी को नजर आता है या चिंटू को नजर आता है, ऐसा तो नहीं है। उसकी रोशनी सभी को मिलती है। ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं कि जो है कि भाई इस व्यक्ति को नहीं मिलेगी ऑक्सीजन, इसके लिए नहीं है, हवा रोक लेती है, ऐसा नहीं है। प्रकृति तो बराबर वितरण करती है, वो किसी को के साथ अन्याय नहीं करती है, वो किसी के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं रखती है, पक्षपात नहीं करती है। जब प्रकृति ने नहीं किया तो हम लोग क्यों? उसी अवधारणा को लेकर के ये जो प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट है वो आया। ठीक उसी तरह से अगर जज भी किसी न्याय की प्रक्रिया में पूर्वाग्रह और पक्षपात से बचे तो वो न्यायाधीश प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को पूरा कर सकता है या उसको प्राकृतिक न्याय के तहत न्याय प्रदान कर सकता है। ठीक है। जैसे अब इसकी जो है विदेशों से लेकर के कुछ धारणाओं को समझने, कुछ लाइनों को समझ लेने किसने क्या लिखा। ठीक है। जैसे कुछ वाक्य हैं, एक लैटिन भाषा में है ओडी अल्ट्रम और पार्टेम, ओडी अल्ट्रम पार्टेम। इसका इंग्लिश में अनुवाद होता है हियर द अदर साइड या राइट टू फेयर हियरिंग। कहने का मतलब है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्षता सुनवाई का अधिकार, न्यायपूर्ण और निष्पक्षता सुनवाई का अधिकार। तो ये क्या है, जैसे लैटिन भाषा हो वहां से उस भाषा में भाई, क्योंकि ये तो है नहीं कि इंडिया के लोगों ने किसी ने कॉन्सेप्ट दिया इसका, जहां से जो कॉन्सेप्ट बना उसी की भाषा से जोड़ के देखेंगे, उसका फिर इंग्लिश में अनुवाद, फिर हिंदी में, फिर ओवरऑल उसको समझेंगे। जैसे एक अभी सेंटेंस बोला उसको लिख लेंगे यहाँ। ठीक है। इसी में प्राकृतिक न्याय वाले में, प्राकृतिक न्याय वाले में ओडी अल्टेरम पार्टेम। ओडी अल्टेरम पार्टेम
दरअसल ये क्या है, लैटिन भाषा में, ठीक है, लैटिन भाषा में ये लिखा है, लैटिन भाषा में, ऑडी अल्टेरम पार्टेम। इसका इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो बनता है हियर द अदर साइड्स, हियर द अदर साइड्स, ये अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में इसका मतलब है कि आप एक पक्ष को ना सुनो, दूसरे की भी तो बात सुनो, दोनों को बराबर सुनो और उसी से जो है एक निष्कर्ष निकालो, सही फैसला सुनाओ। अब आप एक की बात सुन रहे हैं, उसकी बात सुन के उसी की अगर अच्छी है तो ठीक है, उसी का पक्ष में फैसला करते हैं, तो ये न्याय थोड़ी ना है, ये प्राकृतिक न्याय है नहीं, ये प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से इतर है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या है, हियर द बोथ साइड, दोनों पक्षों को सुनना होगा, दोनों पक्षों को सुनना होगा और फिर उससे कंक्लूजन निकालना होगा, निष्कर्ष निकालना होगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन कहाँ पे सही है, कौन कहाँ पे गलत है, उनको बताना होगा। ये कोई भी न्यायाधीश है वो ऐसी फैसला नहीं सुनाता है, वो दोनों पक्षों को सुनता है, उसके बाद निष्कर्ष निकालता है, और जब सजा सुनाता है तो उसमें स्पष्टीकरण भी देता है, पूरा विवरण बताता है कि इस अपराध में आप दोषी पाए गए, आपका ऐसा कृत्य था, ऐसा अपराध था, दोषी पाए गए, इसलिए इस अपराध के तहत आपको इतनी इतनी सजा दी जाती है, सजा सुनाई जाती है। एक से आपने सुना ही नहीं कुछ, एक ही व्यक्ति की बात जानी नहीं, उसके पक्ष को सुना ही नहीं आपने जिसकी बात सुनी, भाई कोई व्यक्ति क्या अपनी बुराई थोड़ी ना करेगा, अपनी बुराई बिल्कुल नहीं करेगा, अपनी कमी बताएगा ही नहीं है। आपने उसकी बात सुनी और ठीक है अपना फैसला दिया, जजमेंट दे दिया कि ठीक है दूसरे व्यक्ति को जो है सजाए मौत दे दी जाए, ऐसा तो नहीं है। फिर वो प्राकृतिक न्याय कहाँ हो गया? प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में तो स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक न्यायाधीश को पूर्वाग्रह और पक्षपात से बचना चाहिए। तो यही कुछ लाइनें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि जो प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा है, उसमें क्या करना चाहिए कि हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। इसका आप दूसरा ये भी लिख सकते हैं, राइट टू फेयर हियरिंग। या यहां लिखते हैं राइट टू फेयर हियरिंग, राइट टू फेयर हियरिंग, निष्पक्ष या न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार। दूसरा जो प्राकृतिक न्याय है, इसकी अवधारणा है, इसमें दूसरा एक सेंटेंस को भी जोड़ कर रखे हैं, उसके माध्यम से भी समझेंगे। जैसे इसके तहत बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। इसका साधारण सा मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी न्यायाधीश पूर्वाग्रह और पक्षपात से ग्रसित नहीं होगा, बल्कि इससे बचने का प्रयास करेगा। कोई व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता, इसका मतलब क्या है? देखिए आपका कोई मामला है, आपको कोई मामला है तो आप अपने मामले में क्या करोगे? सफाई दोगे,
भाई आप ही राजा, आप ही का प्रजा, आप ही का सब कुछ है, तो आप ही जो फैसला सुनाओगे वही चीज है। और आपका मामला है खुद, तो आप उसमें जाहिर सी बात है खुद को दोषी तो नहीं ठहराओगे, जबकि आपने अपराध भी किया है। मान लीजिए आपने जो अपने दोस्त के नोट्स चुरा लिए, मान लो ऐसा छोटा मोटा चोरी तो आप करते रहते हैं, नोट्स चुरा लिए आपने, और आप एकदम विद्या रानी कसम खा रहे हैं पूरा, नहीं यार बिल्कुल, उसी के नोट्स पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, और उसको मतलब इतना आपने वो इतना कंफ्यूज है कि भाई यूपीएससी के नोट्स से मेरे एक बढ़िया सब्जेक्ट के वो चुरा लिए, वो देख ही नहीं पा रहा। आप ही के नोट्स पे जैसे हाथ रख के आप जो है उसी के नोट्स पे हाथ रख के आप कसम खा रहे हैं कि विद्या रानी की कसम, जिसने चुराया होगा उसकी यही विद्या नष्ट हो जाएगी। आप पूरा फेवर कर रहे हैं, पूरा जो है अपना फेवर कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं यार मुझे लग रहा है तो उस पर शक है, तो दोनों ही ऐसे काम किए होंगे, तुम्हें चुराया होगा उसको जला दिया होगा, फेंक दिया होगा, क्या नहीं ऐसा नहीं है मेरा। क्या आप स्वीकार करोगे ऐसा कि मैंने चुराए हैं तेरे नोट्स? कितने बच्चे ऐसा है स्वीकार करेंगे हाँ मैंने चुराए हैं तेरे नोट्स, बता क्या कर लेगा, क्या मैंने चुराया? बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है कि चोरी करने का उद्देश्य क्या रह जाएगा, फिर स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आप डिफेंस कर रहे हैं अपने ही मामले में, आपका ही मामला है, आप दोषी है उसमें, पर आपने क्या किया, डिफेंस किया। आप ही अपने मामले में जज बन गए, आपने ही फैसला कर भाई मैंने ऐसा नहीं किया है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के एकदम खिलाफ है, एकदम खिलाफ है। ठीक है, तो इस लाइन को भी लिख लेंगे, ये लिखा ना आपने, ये लिख दिया, साफ कर दे रहा हूं, यहां लिख दीजिए। जैसे दूसरा लाइन इसमें लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर फैसला सुनाता है, कोई व्यक्ति के न्यायाधीश की अगर बात करें तो वो पूर्वाग्रह पक्षपात से उसको बचना होगा। अगर अपनी मनमर्जी से फैसला सुना दे रहा है, दूसरे पक्ष को सुने बिना जो उसके मन में है वो सुना दे रहा है, तो फिर प्राकृतिक न्याय कहाँ से हो गया? ठीक है, तो लैटिन भाषा में इसके लिए भी कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे नीमो जुडेक्स इन कोसा सुआ, नीमो जुडेक्स इन कोसा सुआ, इसी को जो है लैटिन भाषा में लिखा है। ठीक है, कोसा, नीमो जुडेक्स इन कोसा सुआ। कोशाशु, ये लैटिन भाषा में है। ठीक है, इंग्लिश में इसका अर्थ होता है नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ऑन केस। नो मैन can be a judge in his own case। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। ये तीन भाषाओं में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट वो अंग्रेजी, मतलब वो अंग्रेजी के द्वारा इसकी धारणा को विकसित किया गया, प्राकृतिक न्याय की धारणा को विकसित किया गया। लैटिन भाषा में क्या है
वो देख लिया। अंग्रेजी भाषा में इन्हीं सेंटेंस को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो चीजें, ठीक है। ओवरऑल आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो एक लाइन में ये कह सकते हैं कि दरअसल ये जो रूल है, ये जो शासन है, किसके अगेंस्ट है, बायस के अगेंस्ट है, मतलब पक्षपात के खिलाफ शासन। पक्षपात के खिलाफ शासन यही तो है भाई, पूर्वाग्रह नहीं रहेगा, पक्षपात नहीं करोगे तो वह यही तो बात है कि पक्षपात के खिलाफ जो है हमें फैसला सुनाना है, तभी तो प्राकृतिक न्याय है। तो ओवरऑल आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के खिलाफ शासन, पक्षपात के खिलाफ शासन। अब आगे देखेंगे, अगला है हमारा राजनीतिक न्याय। इसको साफ कर दे रहा हूं। राजनीतिक न्याय, इसका अर्थ समझ लेंगे आखिर क्या है। अर्थ या परिभाषा, देखिए सिंपल सा मतलब है। आप ये जो मैंने बाद में लैटिन भाषा में लिखा है वाक्य, ठीक है, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, इतना मुश्किल भी नहीं है, उसका इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। मैं हाँ याद क्या नहीं, याद करो ना करो, ये पढ़ो ना पढ़ो, ये तो आपकी मर्जी, ये तो आपका अधिकार है, ठीक है। आप किताब याद करो ना करो, नोट्स पढ़ना पढ़ो, ये तो आपका अधिकार है, इसमें राज्य कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। ये चीजें मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही हर हाल में। ये है कि अगर आप ये सब दो लिखोगे तो अच्छी चीज रहेगी, इसका मतलब कि आपने जो है विदेशी जो विचारक है, थिंकर है, दार्शनिक है, परस्पर इनको समझा पढ़ा, ठीक है। तो बचना नहीं चाहिए आपको, पढ़ना चाहिए, इतना टफ नहीं है। उसी का जो है थोड़ा लैटिन भाषा है तो क्या दिक्कत है, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, हिंदी में भी लिखा है। ओवरऑल आप तो अपनी भाषा में याद रखो। जैसे प्राकृतिक न्याय की बात अगर आती है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा की बात आती है, तो जिस तरह से प्रकृति अपने संसाधनों के वितरण में भेदभाव नहीं करती है, किसी पूर्वाग्रह को मन में नहीं बैठा के रखती है, कोई पक्षपात नहीं करती है, ठीक उसी तरह से प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में एक जज को भी पूर्वाग्रहों से और पक्षपात से बचना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पर अग्रसर है। समझे इस बात को। दूसरा हमारा प्राकृतिक ये राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि जो राज्य की शक्ति है, राज्य की शक्ति में सभी को बराबर लाभ मिले, तभी तो राजनीतिक न्याय हुआ। राज्य की शक्ति में सभी को बराबर लाभ का मतलब ये है कि चाहे वो कोई भी वर्ग हो, महिला हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सबको बराबर नौकरी का अधिकार मिले, सबको रोजगार मिले। यही चीज तो, चाहे वो राजनीति का ही मामला क्यों ना हो। भाई क्या राजनीति में चुनावों में सिर्फ पुरुष ही पुरुष रहेंगे, पुरुष नेता ही रहेंगे क्या, महिला नहीं रहेंगे क्या? महिला को अधिकार नहीं है क्या? क्या दलितों को, दबे कुचले वर्गों को अधिकार नहीं है, पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं है क्या? सबको अधिकार है।
तो राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है, अर्थ है, इसका सिर्फ यही मतलब है साधारण से कि राज्य की जो शक्ति है उसमें सभी को बराबर अधिकार या लाभ मिले, बस। तो इसका साधारण अर्थ है। और हाँ, ये कब मिलेगा? बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो इसका साधारण अर्थ है, इसका साधारण अर्थ है कि बिना किसी अतार्किक भेदभाव के अतार्किक भेदभाव के राज्य की शक्ति में, राज्य की शक्ति में सभी को लाभ मिले या अधिकार मिले, राज्य की शक्ति में सभी को बराबर अधिकार या लाभ मिले। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये राजनीतिक न्याय है। इसको राजनीतिक न्याय से क्यों जुड़ा? दरअसल भाई सरकार की तो बात है कि भाई सरकार जो है किस तरह का संसाधनों का वितरण करे, किसको सुविधा दे, किसको ना दे, किनका ध्यान रखे, किनको मुख्य धारा में लाए, किनको ना लाए, ये सब राज्य के ऊपर है, ठीक है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। ये तो नहीं ना कि किसी एक ही वर्ग विशेष को आप आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, बाकी को नहीं। आप पुरुषों को ही जो है, और वो पुरुषों में एक विशेष जो है वर्ग को आगे बढ़ाते रहो, ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी साथ लेकर चलो, महिलाओं के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग है उनको भी साथ लेकर के चलिए। इसलिए क्या है, आप देखोगे चुनावों में क्या है, वो एक रोटेशन चलता है। जो सीटें, ऐसा नहीं कि सभी सीटें जो है पूरा एक विशेष वर्ग के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, ऐसा तो नहीं है। एक रोटेशन आता है कि इतनी सीटें, इतने परसेंटेज जो है इन लोगों के लिए रहेगा, इतना परसेंटेज महिलाओं के लिए रहेगा, इतना परसेंटेज इस वर्ग के लिए रहेगा, सबके लिए होता है। ऐसा में देखा हो किसी भी चुनाव को लेकर के, अच्छा सीट कौन सी आई कि अच्छा ये जनरल सीट है, ये कौन सी सीट है, अच्छा ये जो है ओबीसी वाली सीट आ गई है, पिछड़ा वर्ग की सीट है, अच्छा ये कौन सीट आई है इस पे, ये एससी एसटी की सीट आई है, ये तो होता है। फिर अरे ये महिला सीट आई है, चुनाव में से देखा कि नहीं आप लोगों ने, ऐसा होता है। ये सही बात है। अगर हम किसी ऐसे वर्ग को जो वास्तव में संसाधनों से वंचित रहा हो, उसको अगर मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। ये शामिल हो रहा है कहीं ना कहीं न्याय की अवधारणा में। तो सिर्फ राजनीतिक न्याय का मतलब या परिभाषा सिर्फ यही है कि साधारण से बिना किसी अतार्किक भेदभाव के राज्य की शक्ति में सभी को बराबर अधिकार मिले। राज्य की शक्ति से खासकर वो, जैसे ये राजनीतिक अगर पदों की बात करें उनका मामला, नौकरियों की बात करें उनका मामला, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय में स्पष्ट ये है कि क्या सभी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। उसकी मर्जी है वो किससे व्यापार करे, किससे ना करे। अगर आपने यूरोप को पढ़ा होगा इतिहास में उठा करके देखा होगा, तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे नेता रहे हैं जो इंग्लैंड की कमर तोड़ना चाह रहे थे। इंग्लैंड की कमर तोड़ना चाह रहे थे कि इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड क्या था, इंग्लैंड जो है सक्षम रहा, पूंजीवादी अवधारणा को लेकर के चलने वाला रहा। तो कुछ नेता रहे कि इंग्लैंड की
जो कमर है, कमर का मतलब वो आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, उसको तोड़ने का प्रयास किया और उसके लिए कुछ लोगों ने हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाया। बजाय अपनाने क्या थी, हस्तक्षेप की नीति। जब आप व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाओगे तो वो और बढ़ेगा या पिछड़ेगा? पिछड़ेगा। कितने लोग बोले पिछड़ेगा? जब आप व्यापार में हस्तक्षेप की नीति को अपनाओगे तो वो व्यापार आपका पिछड़ेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी को बाउंडेशन नहीं कर रखा, किसी को बाउंड नहीं कर रखा कि आप जो है कि मैं जो व्यापार करूंगा सिर्फ इसी वर्ग के लोगों से, इसी राष्ट्र से व्यापार करूंगा। अगर आपने इसे सीमित कर दिया तो जाहिर सी बात है ना तो आप जो है ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा पाओगे, भूमंडलीकरण का फायदा नहीं उठा पाओगे, वैश्वीकरण का कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। इससे क्या होगा, आपके द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट है वो आप ही तक सीमित हो जाएगा, या कुछ जो है आपने जो चुनिंदा राष्ट्र वहां तक ही सीमित हो जाएगा, चुनिंदा लोग वहां तक ही सीमित हो जाएगा। व्यापार का मतलब ये है कि आपका पूरे दुनिया तक जो है व्यापार हो रहा है, अधिकार हो रहा है। आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट या आपके द्वारा जारी किया गया प्रोडक्ट दुनिया के हर कोने पे जा रहा है। अगर ऐसा है तो आप व्यापार के जो शीर्ष है वहां तक पहुंचोगे ही, स्वाभाविक है। अगर आप उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिए तो तब दिक्कत है। इंटरफेयर का मतलब है कि बाउंडेशन, कि अब जो है हम अपना व्यापार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ करेंगे, रूस के साथ नहीं करेंगे, चीन के साथ नहीं करेंगे, यूरोप के किसी कंट्री के साथ नहीं करेंगे, गल्फ कंट्री के साथ नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या है, आपका व्यापार सीमित होता जाएगा, खुद ही सीमित होता जाएगा। इसलिए चाहे वो इतिहास हो या वर्तमान हो, व्यापार की अगर धारणा को लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप वाली नीति को जोड़ा जाता है। तो इसका सीधा सीधा सा अभिप्राय ये है, इसमें आप लिख सकते हैं कि वह व्यवस्था जिसमें राज्य के नागरिकों को, थोड़ी बड़ी लाइन इसलिए बोल दे रहा हूं, आर्थिक न्याय का अभिप्राय है कि वह व्यवस्था जिसमें राज्य के नागरिकों को, जिसमें राज्य के नागरिकों को राज्य के संसाधन, राज्य के संसाधन वितरण करने के लिए विभिन्न माध्यम तय किए जाएं। अब वो कौन से माध्यम होंगे उनको अभी लिखेंगे, समझेंगे। विभिन्न माध्यम तय किए जाएं ताकि समाज में समावेशिता और आर्थिक एकरूपता निर्धारित हो सके। समावेशिता और आर्थिक एकरूपता निर्धारित हो सके। सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सिमिलरिटी निर्धारित हो सके। इसका मतलब क्या है कि बराबर संसाधनों की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या है, जो विभिन्न माध्यम है, वो माध्यम कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले तो एक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेलफेयर स्टेट पढ़ा होगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का तो आपने ठीक ठाक से रिवीजन किया होगा। इसमें क्या है, जैसे वो वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसी को शामिल किया गया है। जैसे हमारे डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी और उसमें चैप्टर 4 अध्याय 4 कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत क्या, एक मामला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमर्त्य सेन बनाम
जगदीश भगवती का। पढ़ा कि नहीं? सुना होगा? नहीं? थोड़ा पढ़ लिया करो। भगवती। जिसमें वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को बताया गया है, स्पष्ट किया गया। इसी में क्या है, मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राज्य की संकल्पना की बात की गई। किसके द्वारा? भगवती के द्वारा, जगदीश भगवती के द्वारा। इसी को क्या है, जगदीश भगवती मॉडल भी कहा जाता है। दूसरा, न्यूनतम राज्य, मिनिमल स्टेट की संकल्पना, मिनिमल स्टेट की संकल्पना। इस संकल्पना को प्रतिपादित जो किया इंडिया को लेकर के, तो वो भगवती की बात करेंगे। वही एक अमेरिकन फिलोसफर रहे रॉबर्ट नोजिक, 1970 में भी उन्होंने इसे संकल्पना को दिया था। रॉबर्ट नोजिक। अमेरिकन फिलोसफर है। देखिए, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये पूंजीवादी जो भी राष्ट्र है, उनका एक नीति अपनाते हैं व्यापार को लेकर के, जिसको बोला जाता है लेजर फेयर। लेजर फेयर, लेजर फेयर की नीति पॉलिसी का नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने? लेजर फेयर वर्ड हिस्ट्री में पढ़ाया था। हस्तक्षेप की नीति। जो पूंजीवादी राष्ट्र, पूंजीवादी देश, तो वो इस नीति को अपनाते ही हैं, खास करके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए। लेजर फेयर। लेजर फेयर पॉलिसी, हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति, LAISSEZFAIRE। हस्तक्षेप की नीति का मतलब यही तो है कि वो मिनिमल स्टेट की बात कर रहा है, न्यूनतम राज्य की बात कर रहा है। मतलब न्यूनतम राज्य का मतलब ये कि भाई अगर आप बाउंडेशन लगाओगे हर चीज में, इसका मतलब है कि राज्य क्या है, पूरा का पूरा प्रभावी हो रहा है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या कोई भी और क्षेत्र हो। तो ऐसे में क्या हम लोग ये लेजर फेयर पॉलिसी को मान सकते हैं, जहां पर अगर राज्य पूरी तरह से प्रभावी हो, तो अपना नियंत्रण थोप रहा है हर जगह पर, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो, ऐसे में नहीं कर सकते। ठीक है, इसी का मतलब ये है कि
न्यूनतम या मिनिमल स्टेट। इसी का मतलब यही है कि न्यूनतम या मिनिमल स्टेट है, ठीक है। आज सेफ्टी मेथड लेजिस फेयर पॉलिसी आई। अब बात कर लेंगे आखिर ये फिर आर्थिक न्याय की जो बात कर रहे हैं तो फिर कैसे न्याय होगा। जैसे इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था, आर्थिक न्याय के में हमने लिखा था कि वह व्यवस्था जिसमें नागरिकों को क्या हो, राज्य के संसाधन व्यतीत करने के लिए विभिन्न माध्यमों की माध्यम है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, मिनिमल स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है उसको अयास्थिक की नीति को तय किया जाए या इनको लाया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने मनरेगा का नाम सुना। मनरेगा में क्या है कि सभी को जो ऐसे व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि भाई ये थोड़ी ना कि समाज में हर व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, उनके लिए रोजगार की बात चलो समझ में आ रही है कि चलो ठीक है भाई ये पढ़ लिख के कोई ना कोई रोजगार इनको दिया जाएगा। आपने उसके लिए तो जो है एक पैरामीटर बना दिए कि जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना पढ़ेगा तो उसके लिए ये रोजगार रहेगा, उसको ये पद मिलेगा, उसको ये पद मिलेगा, 10वीं पास के लिए ये पद है, इंटर पास के लिए ये पद है, ग्रेजुएशन के लिए ये पद है, ऐसा तो बना दिया। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए तो कहीं कोई नहीं है। इसीलिए सरकार ने मनरेगा को लाया था। उद्देश्य ये था कि चलो जो पढ़े लिखे हैं, जो जिसने पढ़ा है उसके लिए तो हमने कर दिया है, उसके लिए पैरामीटर बना दिया, उसके लिए पद हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके अंदर स्किल नहीं है, तो या तो उस व्यक्ति को कौशल सिखाया जाए, स्किल सिखाया जाए, या उसके लिए कोई ना कोई ऐसा रोजगार तो दिया जाए ताकि वो कर रहा हो और उसी से उसको बेनिफिट हो जाए। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति ने क्या कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, फावड़ा कुदाल ही चला रहा है, खेतों में काम कर रहा है। और मनरेगा में ही जब ये स्कीम को लाया गया, उसी का उद्देश्य ये था कि जो व्यक्ति चलो ठीक है तो फावड़ा कुदाल मेहनत मजदूरी करते हैं, तो क्यों ना मेहनत मजदूरी इन लोगों से कराई जाए मनरेगा के तहत, और उसका अलग से इनको पैसा दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा सड़कें अगर बन रही हैं ग्रामीण क्षेत्र को खासकर, वहां से आप समझेंगे तो उसमें क्या है, मनरेगा के पूरा एक गांव की पूरी टीम, ये 150 लोग अपना जा रहे हैं काम करने के लिए, सुबह अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। सड़कें बन रही है, इधर से मिट्टी उठाया उधर से मिट्टी उठाया, पूरा रोड बना दिया। भाई वो नहीं पढ़े लिखे, हाई स्कूल पास नहीं किया उन्होंने, उनके पास ये योग्यता नहीं कि वो पढ़े लिखी पदों पे आसीन हो सके, उनके रखा ही नहीं, तो उनके लिए यही सही है। उनको अगर डेली का 150-200 रुपया, अगर 200 रुपया उनका मजदूरी का मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो काम करने के बाद भी वो अपना 4-5 घंटे 2-4 घंटे समय देने के बाद भी उनका वो बन जाता है, उसके अतिरिक्त वो अपना काम करते हैं। तो इसको मतलब कहीं ना कहीं जब हर एक व्यक्ति के पास रोजगार रहेगा, हर एक की पॉकेट में पैसा रहेगा, तो स्वाभाविक है कि जो ये डिफरेंस है अमीरी और गरीबी का, जो बीच की खाई है, ये क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं लगाएंगे कि सिर्फ जो है ऐसे तो वो 200-150 रुपये में आखिर कर क्या लेगा, तो कर तो वो पहले कुछ भी नहीं रहा था, आप उसको फ्री का दे दो 5 किलो अनाज, करेगा तो तब भी नहीं। ये तो है ना कि अगर उसको मिल रहा है, ठीक है 200 मिल रहा है, पहले वो जी उतने में रहा था जब उसको 200 नहीं मिल रहा था, काम उसका भी उतने में चल रहा था, लाइफ तो चल रही है। अब 200 मिलेगा उसे तो वो कुछ तो करेगा ना उसमें, कुछ तो करेगा ना उसमें। और ऐसे नहीं, सब ऐसे भी नहीं था उसमें कि एक व्यक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए और सही योग्यता कि एक व्यक्ति का या कोई कैटेगरी कि एक ही परिवार का एक व्यक्ति रहेगा। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे कई हम लोगों को लग रहा है कि ऐसा कौन है, आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं, ऐसे बहुत परिवार हैं जो अभी भी नहीं पढ़े लिखे हैं। आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो अभी भी जो है ठेलों पर, दूसरों के यहाँ होटलों में बर्तन साफ कर रहे हैं। मुझे कहते कि बेटा पढ़ते नहीं गए, ने बंद कर दी पढ़ाई, पढ़े थे पर पैसा नहीं जुटा पाए इतना,
तो अगर डेली का 200 रुपये मिल रहा है तो क्या पढ़ाई नहीं कर सकता? पढ़ाई तो करा सकता है ना बच्चों को। ये वो बात अलग है कि हम कॉन्वेंट की या प्राइमरी की बात नहीं कर रहे, कम से कम शिक्षा तो पहुंच रही है ना उस पर। उसने अगर थोड़ा पढ़ाया, वो आगे चल के अपने बच्चों को और बेहतर पढ़ाएगा। और कम से कम वो जीरो से उठ करके, मान लीजिए पढ़े लिख के उसने जो है, और पहले जीरो था एकदम, उसने अपने बच्चों को 10th करा दिया, 12th करा दिया, 10th 12th ही करा दिया। हाई स्कूल की वैकेंसी पद मान लीजिए सफाई कर्मी बन गया, मान लो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मिनिमम कोई ऐसा पद दे दे, मान लीजिए सफाई करेंगे तो ठीक ठाक पैसा है। सफाई कर्मी आप लोग जानते होंगे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से कितना काम करते हैं, क्या करते हैं, वो मामला अलग है खैर। पर ये तो है कि अब उसके पास क्या आने लगा, मासिक वेतन आने लगा, एक मासिक वेतन आने लगा। आप सोच के देखिए, ये जो व्यक्ति जो मासिक वेतन पा रहा है 25 से 30 हजार के बीच, तो ये अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या बेहतर पढ़ाई नहीं करेगा? क्या ये सोचेगा कि हाई स्कूल तक पढ़ाऊं? ऐसा नहीं सोचेगा। तो सोचेगा कम से कम ठीक है, अच्छा कोर्स करे, टेक्निकल वाला कुछ और कोर्स करे, कराएगा। यही कॉन्सेप्ट है। देखिए एक दिन में बदलाव नहीं आता। आप सोचो कि बटन दबाया जाए तो पूरा विकास हो जाए, बदलाव आ जाए, सारी चीजें हो जाए, एक ही दिन में ऐसा संभव नहीं है। कई दशक लगते हैं, कई पीढ़ियां लगती हैं। आपकी जो पूर्वज है उन्होंने कितना स्ट्रगल किया आपके लिए वो आप जानते हैं। आप अपने वाले आने वाली पीढ़ी के लिए कितना स्ट्रगल करोगे वो आप जानोगे, वो आपकी पीढ़ी महसूस ही नहीं करेगी। आपके आज आपको कितनी कहानी सुनाता हूँ कि हम बेटा यहाँ काम किए, भट्टे पे काम किए, वहाँ किए, यहाँ किए, वो किए, मजदूरी की, मेहनत की, आपको एहसास ही नहीं होता। अरे किए होंगे, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा नहीं उस चीज को। ये सोच के देखो कि जहां आप हो आज, शायद आपके यहाँ पर नहीं थे। जिस चीज का आप, जिन संसाधनों का आज लाभ आप उठा रहे हो, उन्होंने भी उठाया नहीं। उन्होंने मेहनत की तब आप यहाँ आए, और स्वाभाविक आप भी मेहनत करोगे तो आपके बच्चे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। वो मेहनत करेंगे, उनकी जनरेशन आने वाली वो और आगे बढ़ेगी। तो कई दशक लग जाते हैं, कई जनरेशन लग जाते हैं। एक पल में या कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में बदलाव नहीं होते हैं। आप सोचो कि एकदम से जो है कोई दिव्य शक्ति आएगी, छड़ी घुमाएगी और सारा बदलाव हो जाएगा। प्रक्रिया है, धीरे 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 जो है चलती है। और खासकर जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें इन सब चीजों को अपनाया जाता है। ये संसाधन होंगे आपके पास। आप आज व्यापार कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने अपना यहाँ पे छोटा सा कारोबार शुरू किया, तो यहाँ इस क्षेत्र के, जिले के, इस शहर के धीरे धीरे लोगों तक वो बात पहुंचेगी, वो कस्टमर आएंगे। कुछ समय बाद क्या, जैसे समय बीतेगा, वो इस जिले से बाहर निकले की बात, भैया आपके अंदर व्यापार करने की क्षमता है, आप दूसरे शहरों में बेच रहे हैं, आपको बाउंडेशन नहीं, आपको ये नहीं है कि नहीं मैं दूसरे शहर में नहीं बेचूंगा, आप बेच रहे हैं। दूसरे लोग भी जानेंगे, दूसरे शहर के, दूसरे राज्य के भी जानेंगे। हो सकता है कि आपका व्यापार इतना बढ़ जाए कि इस देश को से अलग जो है दूसरे देश तक भी आपका व्यापार बढ़ जाए। तो इन सब में क्या समय लगता है धीरे धीरे। अगर आप इसी में इंटरफेयर करना शुरू करें, नहीं मैं तो भाई इसी क्षेत्र तक ही अपना व्यापार रखूंगा, तो उस व्यापार के शीर्ष तक शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे। और इसमें न्याय की जो बात कही जा रही है उसका मतलब यही है कि हम ऐसे समाज की बात करें, ऐसे समाज की, ऐसी व्यवस्था की बात करें जो समाज के प्रत्येक वर्ग को कम से कम आर्थिक रूप में एक बराबरी पर लाने का प्रयास तो किया जाए, एक बराबरी पर लाने का प्रयास तो किया जाए। जैसे अभी एग्जांपल दिया, कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा हुआ था, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, 10th पास कराया, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, उसे ग्रेजुएशन करा दिया, उस ग्रेजुएशन सिंपल किया और बीए, और बीए के लिए योग्यता, मतलब जो बीए न जाने ऐसी कितनी परीक्षाओं की योग्यता है कि उन परीक्षाओं को आप दोगे तो न जाने टॉप पे से, जैसे यूपीएससी का खुद ऐसा मामला है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो बीए को किया हुआ बच्चा यूपीएससी के एग्जाम में बैठा और बन गया आईएएस। अब आ जाओ कंपेयर कर लो, कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा अपने आप को अमीर समझ रहा था।
तो क्या ये एक पल में ऐसा हो पाया? जब आपके माँ बाप ने मेहनत की, जब उन्होंने मेहनत करके आपको पढ़ाया, तब आप पढ़ ली। अब सोच के देखिए, आपके माँ बाप भी कहते कि नहीं हम बेटा नहीं पढ़े हैं, हम भी जो है अपना खेती मजदूरी करें, या तुम भी खेती मजदूरी करोगे, तो क्या उस पायदान तक आते? नहीं आते। आप भी खेती मजदूरी करते। तो ऐसा नहीं है कि न्याय को लेकर के अनेक एलिमेंट या जोड़ने पड़ते हैं। तो आर्थिक न्याय में भी ये है कि आप सिंपल ये समझेंगे इसको लेकर के कि राज्य के द्वारा ऐसे प्रावधान किए जाएं प्रत्येक वर्ग के लिए जो कि उसकी उन्नति के लिए या उसको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत जरूरी है। अर्थात सबके लिए रोजगार की व्यवस्था, ठीक है, सबके लिए अगर रोजगार की व्यवस्था होगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको संरक्षण दिया जाएगा, श्रमिकों की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर आर्थिक न्याय की अवधारणा मौजूद है। ठीक है, लास्ट और देख लेते हैं, कानूनी न्याय। कानूनी न्याय, कानूनी न्याय का मतलब यह है कि भाई कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं अपने यहाँ? कानून कौन बनाता है बताओ? कौन? संसद। अब सोच के देखो, सरकार, संसद ये भेदभाव करना शुरू कर दे कि इस व्यक्ति के लिए ये कानून रहेगा, उस व्यक्ति के लिए ये कानून रहेगा, कानून बनाने की प्रक्रिया में भेदभाव कर दे और कानून को लागू करने की प्रक्रिया में भेदभाव कर दे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लीगलिस्टिक्स है? अब तो नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया हो या कानून को लागू करने की प्रक्रिया हो, इसमें पूरी तरीके से न्यायपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से न्यायपूर्ण तरीका अपनाना चाहिए, चाहे फिर वो कानून को बनाने की बात हो या फिर कानून को लागू करने की बात हो। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, कानून के निर्माण की प्रक्रिया और कानून के निर्माण की प्रक्रिया और कानून स्वयं में न्यायपूर्ण होने चाहिए। एक तो क्या है, कानून के निर्माण की प्रक्रिया, और दूसरा क्या है, कानून। दोनों ही क्या है, होने चाहिए, दोनों ही न्यायपूर्ण होने चाहिए, न्याय से भरे होने चाहिए। न्यायपूर्ण होने चाहिए। देखिए, जो कानून बना रहे हैं वो भी तो न्यायपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि किसी के साथ ये कानून किसी पे अलग फॉलो होता है, किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है। जो आप कानून बना रहे हैं वो भी कम से कम न्यायपूर्ण हो। और बाद में जो है ये जो पूरी प्रक्रिया है कि हाँ चलो ये भी निर्धारित किया जाएगा, जैसे आपको पहले बताया था कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अगर विशेष प्रावधान किए जाएंगे तो इसमें कोई विरोध नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका अगर कोई विरोध करता है कि भाई महिला के लिए ये विशेष कानून नहीं बनाया जाए, जैसे छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं दोगे तो वो कैसे पढ़ेगा? महिलाओं को अगर आप आरक्षण नहीं दोगे, 50% का आरक्षण नहीं दोगे, तो फिर कैसे आप समानता को फॉलो कर सकते हैं? महिला पुरुष का जो समानुपातिक एक अवधारणा लेकर के चल रहे हैं उसको आप कैसे पूरा करोगे? कर ही नहीं सकते आप। तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो कानून कैसा होगा और कानून के निर्माण की प्रक्रिया कैसी होगी, इन दोनों की बात करें तो वो दोनों ही न्यायपूर्ण होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वहां पर कानूनी न्याय के तत्व मौजूद हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।